क्वेश्चंस लेकर के आया हूं आपके सीटेट एग्जाम के लिए, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से रिलेटेड है और ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर नजर मार करके जाएं। हालांकि आपकी तैयारियां पूरी हो गई होंगी, सब कुछ आपका तैयार होगा, बस शायद रिवीजन चल रहा होगा और वो भी एकदम एंड मोमेंट पे होगा, क्योंकि आपका एक दिन बाद आपका क्या है, एग्जाम है। ठीक है, उस एग्जाम के लिए आपको अभी एक दिन और पहले से मैं ढेर सारी बधाइयां देना चाहता हूं कि आपका एग्जाम जो है आपके मन मुताबिक ही हो। जैसे आपने तैयारी कर रखी है वैसा ही सब कुछ आपको वहां पर देखने को मिले और आप खुशी खुशी घर वापस आए ये कहते हुए कि हाँ, जो हमने पढ़ा उससे ही हमारा क्वेश्चंस आए हैं सारे। ठीक है, और उन सारी चीजों को बिल्कुल भी दिमाग में मत रखिएगा जो बीएड बीटीसी का मामला इस वक्त चल रहा है। आप अपना काम करिए। ठीक है, आप जाकर के जो आपने पढ़ाई कर रखी है उसको जाकर के आप एग्जाम में चेक कीजिए। कुछ ना कुछ तो फ्रूट्स आपको मिलेंगे ही, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा फल तो मिलेगा ही। इसलिए सारी चीजों को अपने दिमाग से निकाल करके जाइएगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या नहीं होगा, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। अब आपका एग्जाम एक दिन बाद है, इसलिए आप सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचिए। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो होगा वो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। समवयस्क समूह का मतलब क्या होता है? समवयस्क समूह का मतलब होता है कि जो आपके वयस्क लोग हैं और एक जैसी एज ग्रुप के हैं। ठीक है, एक जैसी एज ग्रुप के लोगों का जो एक ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, वो सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, मतलब वो जो ग्रुप बनेगा उस ग्रुप में वो क्या होंगे, सब एक्टिव होंगे। ठीक है, उस ग्रुप में सारे बच्चे एक्टिव होंगे। तो ये कौन सी उम्र होती है? किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है या फिर बाल्यावस्था होती है? तो इन तीन अवस्थाओं में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी नहीं होगा और पूर्व बाल्यावस्था में नहीं होगा। ये होगा कहां पर? आपका एडल्ट एज में, मतलब एडोलसेंस की जो आपकी एज है उसमें होगा और इसको हम कहते हैं क्या? किशोरा अवस्था। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? किशोरा अवस्था। तो आपका सही आंसर क्या होगा? किशोरा अवस्था होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। किसको? मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक, या फिर शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, या फिर संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, या फिर मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। तो ये बताया जा रहा है कि मानव विकास को किस तरीके से आप क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो मानव जो शरीर है या जो मानव विकास है, इसका जो निम्नलिखित क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? वो आपका है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये क्या है? ये क्षेत्र हैं किसके? मानव विकास के। मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ठीक है, ध्यान से देखते चलिए सब क्वेश्चंस, कुछ करना नहीं है, बस आप देखते चलिए। अब आपको सिर्फ क्या करना है, देखना है कि हाँ इस टाइप के भी क्वेश्चन आए थे। ठीक, भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है? क्या मतलब है कि जब भाषा का विकास हो रहा हो, जब बच्चा भाषा को सीख रहा हो, ठीक है, नहीं कई तरीकों से वो भाषा को सीख रहा हो, तो सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है? मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर होता है कि जो भी वो सीखेगा उसी को आगे वो कंटिन्यू करेगा। इसीलिए कैसी है, सेंसिटिव एज है या संवेदनशील समय है। तो ये क्या होता है? मध्यावस्था का काल, वयस्कावस्था का काल, प्रारंभिक बचपन का समय या फिर जन्म पूर्व का समय। जन्म पूर्व के समय का तो कोई मतलब ही नहीं है ना। वयस्क के समय जब वह वयस्क होगा तब तक सब कुछ सीख चुका होगा और यहाँ भी बड़ा हो चुका होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक बचपन का समय।
सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है वो, ठीक है। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। कौन निभाता है? खेल, गेम, किसके? युवा बच्चों के विकास में, ठीक है। इसके अलावा यहां जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसके अतिरिक्त निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन सा चीज है? वे नए कौशल प्राप्त करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए, या फिर वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, या फिर यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। सही बात है। गेम्स क्या करते हैं? गेम्स का काम क्या होता है? आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं एक खाली समय में, आपको फ्रेशनेस देने के लिए, उससे आपका माइंड भी हेल्दी होता है और आप भी अंदर से कैसा फील करते हैं? अच्छा फील करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। क्या है यह? समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुशासन, डिसिप्लिन। क्या चीज है ये? डिसिप्लिन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है? कौन? अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की सहायता करता है वो आपकी? बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, या फिर बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देश देने के लिए। तो पहला तो बिल्कुल ही गलत है कि रटकर याद, जहां पर रटने की बात आ जाएगी वहां तो कभी भी आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। सीटेट के या फिर जो भी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी, उसमें आपका दिमाग को ब्रेन स्टॉर्मिंग की बात हमेशा की गई है कि आप दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कराएं बच्चों से, ना कि रट करके याद करने का कोई सीन पैदा करें, ठीक है। तो इसमें क्या है? चुप्पी साधे रहने का, तो इससे तो कुछ भी, चुप्पी साधे रहेगा तो कैसे करेगा? और ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो आपका सही ऑप्शन क्या है कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। सब सीधी सी बात है कि अगर डिसिप्लिन होगा तो उस डिसिप्लिन या उस अनुशासन के हिसाब से ही बच्चा क्या करेगा? अपनी पढ़ाई को नियमित कर सकता है, विनियमित कर सकता है, और जो भी उसने पढ़ा लिखा है उसको क्या करा जा सकता है? मॉनिटर किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। नेक्स्ट वन, वह अवधि जो व्यस्तता के संक्रमण की पहल करती है। किसकी? व्यस्तता की संक्रमण की पहल करती है, वो उसे क्या कहते हैं? बाल्यावस्था की समाप्ति, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या पूर्व क्रियात्मक अवधि। यहाँ पर एक वर्ड आया है क्या? व्यस्तता। जो बच्चे मतलब व्यस्त होना शुरू होते हैं, इसकी पहल कौन करता है ना? एक वहां पर एक क्या होगी? एज होगी, उसके बाद व्यस्तता शुरू होगी, एडल्ट होना शुरू होंगे। तो उसकी यहाँ संक्रमण का मतलब इन्फेक्शन वाला नहीं है, यहाँ संक्रमण का मतलब है कि कहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। तो कब होती है ये होती है आपका किशोरावस्था में। जब बच्चा किशोरावस्था में, टीनेज में आ जाता है, तो वहां से उसकी क्या शुरुआत हो जाती है? एडल्ट होने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? अधिगम क्या है? अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, या फिर एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, या फिर एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या फिर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है। तो आपका बेस्ट वन आंसर कौन सा है? एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर देखिए, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ठीक, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, या फिर लास्ट वन इज किशोरावस्था एवं व्यस्तता। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा क्या? ये आंसर हो जाएगा शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था।
ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। ध्यान रखिएगा, शारीरिक वृद्धि एवं विकास क्या होता है? शरीर का तीव्र गति से होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एज होती है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास के, डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा, मतलब डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऐसा कथन है जो बिल्कुल सही है? विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, ये तो पहले ही काट दो। विकास बहुआयामी होता है, ठीक है, देखते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट अलग अलग डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण अलग अलग होता है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका एक आंसर बचता है, वो है क्या? वो है विकास बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? क्या करते हैं? कल्पनाशीलता वाले, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनेशन, बच्चे क्या करते हैं? इमेजिनेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कौन सा ऐसा अवस्था है जिसमें ये चीजें होती हैं? मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था? तो इसमें आपका सही आंसर है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं? कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, मतलब उनकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बनाते हैं वो। 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? जो एज ग्रुप बांटा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है टॉपिक। ये जरूर पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इतने से इतनी एज को क्या कहा जाता है, इतने से इतनी एज में क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 2 से 6 वर्ष का है तो किशोर तो है ही नहीं है, टीनेज तो है ही नहीं है ना। मध्य बचपन ये भी नहीं है। प्रारंभिक बचपन या प्रारंभिक बाल्यावस्था, 2 से जो 6 वर्ष की आयु होती है वो आपकी क्या होती है? प्रारंभिक, क्या हो जाती है? प्रारंभिक बचपन या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था। 2 से 6 वर्ष की आयु, ये क्या होती है? 2 से 6 वर्ष की आयु जो होती है वो क्या होती है? प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, ठीक। बच्चे किस तरह सीखते हैं? बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, देखकर, सुनकर या क्रिया करके? अब आप बताइए, बच्चे किस तरह सीखते हैं? बच्चे तो हर तरीके से सीखते हैं ना। सुनकर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, देखकर सीखते हैं, करके सीखते हैं। तो इसका मतलब है कि पढ़कर, सुनकर, देखकर और क्रिया करके, मतलब करके देखते हैं, ठीक है। एक्टिविटी करके देखते हैं और उससे वो सीख जाते हैं। तो इसमें ABC, जिसमें चारों ऑप्शन होंगे वही आपका सही जवाब होगा। तो चारों ऑप्शन है हमारा यहाँ पर ABCD, ठीक। बच्चे पढ़कर, देखकर, सुनकर और क्रिया करके, मतलब एक्टिविटी करके उसको सीखते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा? एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, ठीक है जी। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है। नेक्स्ट वन, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है और काल्पनिक खेल के दौरान, ठीक है। एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और अन्य वस्तुओं को पकड़ना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये कि एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है, वो कहाँ पर है? वो मध्य बाल्यावस्था में होगा। वो बच्चा कहाँ पर होगा? मध्य बाल्यावस्था में होगा, जब उसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो वो बच्चा कहाँ पर होगा? किस एज ग्रुप में होगा? किस स्टेज पे होगा? वो मध्य बाल्यावस्था में होगा, ठीक है। ये कथन आ गया।
वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिन बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न आय वाले हैं। मतलब कि जो उच्च आय वाले बच्चे हैं वो अपना दिन जो है बहुत अलग बिताते हैं किनसे, जिनका लेवल कम है या जो निम्न आय वाले बच्चे हैं। ये तर्क है। अब इस पे देख लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। अब तर्क यह है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। अब इसका सही विकल्प चुनें कि क्या कथन से तर्क सही है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करते हैं, या फिर ए सही है लेकिन आर गलत है। तो वहां पर हमने देखा कि जो उच्च आय वाले बच्चे होते हैं, कथन है उच्च आय वाले बच्चे अपना दिन अलग बिताते हैं किससे, निम्न आय वालों बच्चों से। तर्क कहता है कि बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में बहुत विविधता है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सही है अपनी अपनी जगह। वो भी सही है और ये भी सही है। तो इसका मतलब हो गया है हमारे सामने कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। बचपन में बहुत विविधता है। नेक्स्ट देखिए, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। किसके, अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसमें अधिगमकर्ताओं की संलग्नता की आवश्यकता नहीं होती है। ये तो पहले ही गलत हो गया। भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, ये भी नहीं है। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका सीधे सीधे बचता है, आंसर नंबर 4। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और इसमें जो भी बच्चा है, जो भी लर्निंग प्रोसेस में है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है, उसका संलग्न होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और भी कैसा इन्वॉल्वमेंट चाहिए, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तब ये प्रोसेस पूरा आपका हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से होगा, अदरवाइज जो लर्निंग प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों सेंसरी की सहायता से वस्तुओं को समझने की कोशिश करता है। वृद्धि की किस अवस्था में बालक अपनी संवेदी इंद्रियों, मतलब जो इंद्रियां हैं उसकी, जैसे आपका है आंख, हाथ, मतलब सेंस करता है चीजों को। ठीक है, कौन सी अवस्था में, ठीक, शैशवावस्था, शैशव काल अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था या आरंभिक बाल्यावस्था। बच्चा सेंस करना कब शुरू कर देता है, बच्चा सेंस करना शुरू कर देता है आपका आरंभिक, चौथा आंसर आरंभिक बाल्यावस्था में। शिशु जो है वृद्धि की किस अवस्था में, बच्चा वृद्धि की किस अवस्था में, आरंभिक बाल्यावस्था में चीजों को सेंस करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, खिलौनों की आयु, टॉय एज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टॉय एज किसे कहा जाता है। शैशवावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टॉय एज है वो आपकी क्या है, बाल्यावस्था को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था। इसको हिंदी में कहते हैं खिलौनों की आयु। बच्चे इसमें खिलौनों से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये कौन सी एज स्टेज होती है, वो होती है बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। मैंने बार बार जब भी पढ़ाया है तो एक चीज पे आपको बहुत फोकस कराया है कि सेंटेंस में कहीं ऐसा वर्ड तो नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। ठीक, इस चीज को जरूर मेरी बात ध्यान से सुन के जाइएगा कि क्वेश्चन में ऐसा तो नहीं है कि लास्ट में लिखा है नहीं है। ठीक, तो उसको ध्यान करिएगा, नहीं आपको आता हुआ भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये तो होना ही है। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं।
या फिर सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो ये सब तो है, लेकिन ये जो है आपका तीसरा नंबर कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, सब अलग अलग बढ़ते हैं। विकास का सिर पदार्थ दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है? भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैरों की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर और सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो यहाँ बात सिर्फ विकास की हो रही है, तो शारीरिक विकास की हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि सिर से पैरों की ओर विकास होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को मेरे। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक है। ये कैसा है? ऑप्शन में भरना है। परिकृष्ट मतलब सूक्ष्म चालक विकास, अपरिकृष्ट मतलब स्थूल। सूक्ष्म चालक विकास या फिर स्थूल चालक विकास, शीर्षगामी या फिर अधोगामी, अधोगामी या फिर शीर्षगामी, या फिर स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास। तो इसमें से कौन सा है? तो इसमें से है आपका चौथा नंबर का कि स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास आपको इसमें भरना है। ये कहां से है? स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक विकास तक होता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से देख लीजिए, सिद्धांत नहीं है, नहीं पे ज्यादा फोकस करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे इस तरीके के मिल जाएंगे, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, नहीं आता हुआ भी गलत होगा। पहला ऑप्शन है विकास जीवन पर्यंत होता है, बिल्कुल होता है। विकास परिवर्त होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। फिर इसमें क्या है? विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल भी विकास का सिद्धांत नहीं है। बाकी ऊपर के सब क्या है? विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है नहीं, ठीक, नहीं पूछा है। तो विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ में इसे प्रभावित नहीं करते हैं, ये विकास का कोई भी सिद्धांत नहीं है। विकास का डैश सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। कौन सा सिद्धांत है ये? विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है। विकास का अधोगामी सिद्धांत बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से प्रारंभ होकर या आरंभ होकर शरीर के सिरों की ओर बढ़ता है। ठीक, बच्चों के विकास का क्रम क्या है? समान से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, अमूर्त से मूर्त की ओर होता है, या फिर हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। तो विकास का जो बच्चों के विकास का क्रम है वो क्या है? समान से विशिष्ट की ओर होता है। क्या होता है? समान से विशिष्ट की ओर होता है। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बॉल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है, उसके बाद चिमटी पकड़ने का उपयोग करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, पहले बड़ी चीज पकड़ना सीखता है, बॉल के जैसी बड़ी चीज पकड़ना सीखता है, फिर चिमटी से मटर के दाने को उठाने का प्रयास करता है। यह उदाहरण किस मतलब विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? संरक्षण, शीर्षगामी, सीपप दूराभिमुख, या फिर साम्य धारण। ये किस सिद्धांत को करता है? तो ये करता है आपके सीमप दूराभिमुख सिद्धांत का दर्शाता है, मतलब उसको शो करता है कि ये है। नेक्स्ट देखिए, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? किसमें? चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांतों के संदर्भ में क्या सही है? विकास पूर्णतः संख्यात्मक है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस क्षेत्र में विकास का अन्य क्षेत्रों के विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? बिल्कुल नहीं। विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी ओर होता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है? केंद्र की ओर से बाहर की ओर होता है विकास, ठीक है, सेंटर से आउटर की ओर होता है, यही आपका राइट आंसर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में
आ चुके हैं आपके, जो परसों आपका सीटेट का एग्जाम होना है उससे पहले इन्हें क्वेश्चंस को देख करके जरूर जाइएगा। आज का सेशन आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जितना पॉसिबल हो जाए आपसे शेयर करें। ठीक है, आपको क्या करना है, हमारा सपोर्ट करना है ताकि हम आपकी आगामी और जो परीक्षाएं हैं उन सब के लिए भी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, थैंक यू।